हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है अपना बेटा इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पे है। इससे पहले एक वीडियो में डाल चुका हूं, ये सेकंड वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन के पन्ने लगभग 20 क्वेश्चन लिए हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो बिना देरी से अपन स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, इनकम टैक्स लिवाइड ऑन, यानी इनकम टैक्स डैश डैश पर लगाया जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, इनकम टैक्स लगाया जाता है ईयरली बेसिस पे। ये क्वार्टरली बेस पे नहीं लगाया जाता, ना मंथली बेस पे। ये किस बेस पे लगाया जाता है? ईयरली बेसिस पे लगाया जाता है इनकम टैक्स। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। द अथॉरिटी ऑफ whose recommendation the amount collected as income tax is distributed to state government। क्या बोला है कि प्राधिकरण जिसकी सिफारिश पर आयकर के रूप में एकत्र की गई राशि राज्य सरकार को वितरित की जाती है। बेटा जो भी इनकम टैक्स होता है, जो भी अपना क्या होता है, जो भी अपना इनकम टैक्स वसूलती है, ये वसूलती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें किस पर बांटती है? स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये किसकी सिफारिश पे? तो बेटा इसको बंटवारे के लिए अपन बनाते हैं फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में क्या होता है? बनता है, जिससे कुछ परसेंटेज क्या आता है? राज्य सरकार को, गवर्नमेंट को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ क्या रखा जाता है? पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा जाता है। ठीक, तो याद रहे वित्त आयोग है जिसकी सिफारिश पे ही क्या करते हैं? डिवाइडेशन करते हैं इनकम टैक्स का। तो ये लिख दिया मैंने हिंदी में, वित्त आयोग। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू, इनकम टैक्स लागू है। पहला बोला होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। नहीं, ये पहले था, अब तो पूरा आ गया होल ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर को भी क्या करा है? इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एग्जाम्पल इज, यानी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का उदाहरण है। क्या बोला है बेटा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी शायद अपन ने सेक्शन 237 में, सॉरी 231 में। ठीक, वहां पे अपन ने पढ़ा था बेटा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसमें एग्जाम्पल लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। यूओ के मतलब यहाँ है बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। ठीक, तो ये मेरी क्या है बेटा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। वही लोकल अथॉरिटी होती है तो नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, ये सब काय में आते हैं? ये आते हैं लोकल अथॉरिटी में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन। क्या बोल रखा है कि संसद के पास अन्य आय पर कर लगाने की शक्ति है, किंतु निम्न को छोड़कर। बेटा एग्जेम्प्टेड इनकम, जो इनकम एग्जेम्प्टेड है उनके ऊपर टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट की नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। प्रोवाइजो गिव्स डैश डैश टू द मेन प्रोविजन। क्या बोला है? परंतु मुख्य प्रावधान का है। प्रोवाइजो होता है बेटा एक्सेप्शन। प्रोवाइजो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। ठीक, कोई मेन प्रोविजन है तो उसका क्या? प्रोवाइजो एक्सेप्शन में आता है। किसी अगर किसी प्रोविजन का हमको एक्सेप्शन लिखना है तो अपने इनकम टैक्स एक्ट में उसको क्या लिखा जाएगा? प्रोवाइजो लिखा जाएगा। वहीं आगे बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन गिव डैश डैश टू मेन प्रोविजन। एक्सप्लेनेशन मुख्य प्रावधान के लिए देता है। बेटा एक्सप्लेनेशन क्या देता है? एक्सप्लेनेशन ही देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। क्या बोला है? वित्त विधेयक वित्त अधिनियम बन जाता है जब इसे के द्वारा पारित किया जाता है। यानी कि फाइनेंस एक्ट सॉरी फाइनेंस बिल कब फाइनेंस एक्ट बनेगा? जब बेटा दोनों सदनों में, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस में क्या हो? प्रस्ताव पास हो जाए और प्रेसिडेंट ने क्या कर दिए हो? साइन कर दिए हो। ठीक है, तो फाइनेंस बिल क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो देखते हैं लोकसभा, नहीं, बोथ लोकसभा और राज्यसभा, हाँ बोथ भी सही है। आगे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, एंड साइंड बाय प्रेसिडेंट।
तो बेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर है सी, कि पार्लियामेंट के बोथ सदन में क्या हो जाना चाहिए, प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए, साथ ही उस पर अपने प्रेसिडेंट के क्या हो जाना चाहिए, साइन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन, सीबीडीटी द्वारा अधिसूचना पर बाध्यकारी है। बेटा बोथ ऑफ द अबव, ध्यान रखना, जब भी सीबीडीटी क्या करेगी, नोटिफिकेशन इशू करती है, तो वो एसएससी के लिए भी एप्लीकेबल है और इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी, यानी कि सीबीडीटी ने जो सर्कुलर इशू किया है, आर बाइंडिंग ऑन। तो बेटा ध्यान रखना, जो सर्कुलर होते हैं वो सिर्फ किसके लिए बाइंडिंग है, आईटी अथॉरिटी के लिए, वो एसएससी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो दोनों के ऊपर है, आईटी अथॉरिटी के भी ऊपर भी है और एसएससी के ऊपर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सर्कुलर आर issued by the CBDT to the dash dash the scope and meaning of the provision of law। क्या बोला है, सीबीडीटी द्वारा डेश 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 कानून के प्रावधान के दायरे और अर्थ के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं। यानी कि सीबीडीटी सर्कुलर क्यों जारी करती है, तो बेटा किसी प्रोविजन को समझाने के लिए या कोई भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए, यानी कि क्लेरिफाई द डाउट और एक्सेप्शन, यानी कि दोनों के लिए, दोनों के लिए ही सीबीडीटी क्या इशू करती है बेटा, सर्कुलर इशू करती है। ठीक है, कि जो भी डाउट है प्रोविजन से रिलेटेड उसको क्लेरिफाई करने के लिए और कुछ एक्सेप्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप, इनकम में क्या क्या शामिल है। फर्स्ट है लीगल, साहब लीगल भी शामिल है, इलीगल भी शामिल है, इलीगल बोथ ऑफ द अबव। तो बेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा सी, बेटा 11 का भी सी आंसर है। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स में इनकम का मतलब चाहे इनकम मतलब इनकम टैक्स में इनकम को दो ऐसे नहीं बोला है कि कुछ इलीगल को शामिल नहीं करेंगे या लीगल को शामिल नहीं करेंगे। इनकम टैक्स में दोनों ही इनकम मानी गई है, चाहे लीगल हो या इलीगल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन आया है पहला, क्वेश्चन नंबर 13, प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ। देखो प्रीवियस ईयर अपन ने पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर कभी भी 12 महीने से कम का नहीं होगा, लेकिन नए व्यवसाय के केस में ये 12 महीने से कम का हो सकता है। ठीक है, यानी कि देखो प्रीवियस ईयर ये बोला है 12 महीने से ज्यादा का या फिर 12 महीने से कम का, ओनली 12 महीने नहीं बेटा, ना तो ये सही है ए, ना ही बी सही है। ए क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये बोला है कि 12 महीने से ज्यादा का और 12 महीने से कम का। बेटा 12 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, या तो 12 महीने होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक, तो ये लिखा है 12 मंथ और 12 मंथ से कम। ओहो एकदम आंसर सही है अपना सी, प्रीवियस ईयर 12 महीने से ज्यादा का नहीं होगा बेटा, यानी कि प्रीवियस ईयर या तो 12 महीने का होगा या फिर नए बिजनेस के केस में 12 महीने से कम का होगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ, बेटा असेसमेंट ईयर कितने महीने का होता है, ओनली 12 मंथ। ये ना तो कम होता है ना ही ज्यादा होता है, ये पूरे 12 महीने का होगा, यानी कि अपना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बेटा क्या बोला है, पिक अप द करेक्ट वन, एक सही वाला चूज करना है। बोला है कि असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर सेम कॉन्सेप्ट, नहीं दोनों ही अलग है। ठीक, असेसमेंट ईयर इज द ईयर नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर। क्या बोला है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट वाला, यानी कि प्रीवियस ईयर के बाद वाला। अगर मान लो प्रीवियस ईयर 19-20 है, या अभी अपना जो चल रहा है वही ले लेते हैं कि 20-21 है, तो इसके बाद वाला ईयर मेरा क्या होगा बेटा, असेसमेंट ईयर होगा। तो ये बी वाली बात एकदम करेक्ट है। सी में बोला है कि प्रीवियस ईयर इज द नेक्स्ट टू द असेसमेंट ईयर, ये तो पूरी गलत होगी बेटा, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, एकदम करेक्ट आंसर आएगा अपना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16।
इन केस ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट इनकम, ओहो क्या ये कहीं पढ़ा था बेटा, एक नॉर्मल रूल होता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर पे। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगता है बेटा? असेसमेंट ईयर पे। लेकिन बेटा इसके कुछ एक्सेप्शन पड़े थे, यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगेगा बेटा? प्रीवियस ईयर में लगेगा। पहला एक्सेप्शन था 172 का, फिर था 174, 174 ए, एक था बेटा 175 और एक और क्या था 176। चलो इनको समझ लेते हैं वापिस। ये लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 172। तो इसमें बेटा कुछ शिपिंग बिजनेस पड़ा था। अगर नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है? शिपिंग बिजनेस का काम कर रहा है, तो इस केस में उसको प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कहां देना पड़ेगा बेटा? प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा। साथ ही बेटा इस केस में हम इनकम लेते थे 7.5%। कितनी इनकम लेते थे? 7.5% इनकम लेते थे, जो भी उसने टिकट सेल किए हैं। एक और था यहाँ पे 174। अगर असेसी हमेशा के लिए आउटसाइड इंडिया चला जाता है, यानी कि एसएससी कहां चला गया बेटा? इंडिया को छोड़ के परमानेंटली कहां चला गया? आउटसाइड इंडिया में चला गया। तो इस केस में भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। वही था बेटा 174 ए, एओपी, बीओआई, इनके केस में भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स बेटा प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। एक और सेक्शन था अपना 175। टैक्स बचाने के लिए अगर आप क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो। कर बचाने के पर्पज से आप क्या कर रहे हो? इनकम का ट्रांसफर कर रहे हो बेटा। तो उस केस में भी क्या होगा? प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक। एक और था 176, व्यापार बंद होने की दशा में, यानी कि जब भी आपका बिजनेस बंद होएगा जिस ईयर में भी, तो उस केस में प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। डन। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? क्वेश्चन बोल रहा है बेटा देखो, इन द केस ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है और शिपिंग बिजनेस की बात हो रही है। बात करते हैं बेटा, नॉन रेसिडेंट अपन पढ़ चुके हैं वीडियो में, रेसिडेंशियल स्टेटस में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नॉन रेसिडेंट के केस में शिपिंग बिजनेस के। तो इनकम क्या होगी? 10% नहीं, 10 नहीं, 7.5%। तो ये रहा 7.5%, यही ऑप्शन है एक ही। 7.5% ऑफ द फेयर एंड फ्रेट कलेक्टेड बाय द शिप, जितना भी उसने किराया और माल ढुलाई करी है, जो भी किराया चार्ज किया है, उसका 7.5% क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। ये सेक्शन है बेटा अंडर सेक्शन 172। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं बेटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज अ, अदर सोर्स की जो इनकम है बेटा उसका एक और नाम है, याद रखना है, रेसिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम। रेसिड्यूअरी यानी कि देखो, रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है? असेट्स की रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जो बचा हुआ है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी क्या इनकम जाएगी? क्योंकि सेक्शन 14 में अपन ने 5 हेड पढ़े थे, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन और एक अदर सोर्सेज। यानी कि अदर सोर्सेज में वो इनकम जाएगी जो इन चारों में नहीं आएगी। यानी कि ना तो वो सैलरी में आनी चाहिए, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना पीजीबीपी में, ना कैपिटल गेन। तो बचा कुचा सारा कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसलिए इसका एक और नाम है बेटा रेसिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम। ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये इधर से रफ कर देता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट पढ़ो। कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम 1 सितंबर 2019। मिस्टर एक्स ने अपना व्यापार प्रारंभ किया बेटा 1 सितंबर 2019 को। एंड डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, इसके पास और कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। हिज फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम,
बेटा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होएगा 1 सितंबर 2019 से, अपना प्रीवियस ईयर एंड होएगा 31 मार्च 20 पे। क्योंकि बेटा अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का होगा, लेकिन नए व्यवसाय के केस में 12 महीने से कम का हो सकता है। तो बेटा यहाँ 9 महीने, देखो यहाँ कितने महीने का हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने का हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये पूछा है कि ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होगा, तो बेटा ये होगा 1 सितंबर से, अप्रैल नहीं लगाना है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी इनकम टैक्स की बात हो रही है, इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड कौन सा एक सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। इट इज लिवाइड एंड अप्रोप्रिएट बाय स्टेट, एकदम गलत है। लिवाइड बाय होता है यूनियन लिस्ट में होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, इट इज लिवाइड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। हाँ, ये भी बेटा क्या है, एकदम गलत है। हाँ, लिवाइड यूनियन कर रहा है, लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट स्टेट नहीं कर रहा है, वो भी कौन करेगा, देखो यूनियन ही करेगा। इट इज लिवाइड बाय यूनियन एंड शेयर बाय द यूनियन एंड स्टेट। क्या बोला है कि ये यूनियन द्वारा लगाया जाएगा और फिर इसको किसमें बांटा जाएगा, सेंट्रल और स्टेट में। और कौन बांटता था बेटा, इसके लिए अपन एक गठन करते थे कमीशन का, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, हर 5 साल में गठन होता है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस एज डायरेक्ट टैक्स, यानी कि इन चारों में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। बेटा पढ़े थे टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, लेवी ऑफ टैक्सेशन और पेमेंट ऑफ टैक्स सेम पर्सन करता था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में लेवी ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स दोनों ही डिफरेंट पर्सन करते थे। ठीक, जो डायरेक्ट टैक्स था उसमें मैंने एग्जांपल बताया था, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें क्या था बेटा, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वेट, सेल टैक्स, ये सारे काहे में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो यहाँ पूछा है कि इन चारों में से आप बताइए कि कौन डायरेक्ट टैक्स है। तो चलिए, कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ साहब, इसको अपन इनकम टैक्स भी बोलते हैं। कस्टम, ये तो आईडीटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। वेल टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है बेटा, और कॉर्पोरेट भी डायरेक्ट है। एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि फर्स्ट एंड थ्री, ये देखो डी ऑप्शन आ गया, फर्स्ट और थ्री, इसका क्या हो जाएगा बेटा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक बेटा, ये अपने इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन के लगभग लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और बेटा यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट भी डाल रखे हैं कुछ, जैसे कि 1-1 मिनट के है वो बेटा, वो तो देख लेना, जिसमें अपना क्या होता जाएगा, पुराना जो इनकम टैक्स में पढ़ा है उसका क्या होता जाएगा, आपका साथ के साथ रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना कोस्टिंग का, फर्स्ट चैप्टर आएगा बेटा इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन कोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, बाकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।